Sabhan, guys. Let's start paper 2, specimen paper for examination from 2023 variants. Paper 2, 5070/2. All right. Question number 1. Choose from the. First of all, we should know calcium oxide का formula होता है CaO, जिसमें calcium के ऊपर 2+ charge होता है, oxygen पे 2- charge. Carbon dioxide is a covalent molecule; it has no charge, but its formula होता है CO2. Copper 2 oxide से related है. Carbon dioxide जिसका फॉर्मूला होता है SiO2. सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O. सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- charge. Sulfur dioxide covalent molecule, formula is SO2. Sulfur trioxide is covalent, formula is SO3. Zinc oxide is ZnO. Zinc carries 2+ charge, oxygen carries 2- charge. All right. Each oxide can be used once, more than once, or not at all. Identify which oxide has a giant covalent structure. So obviously silicon 4 oxide has a giant covalent structure. क्योंकि उन्होंने हमें नाम दिया है तो हम नाम ही लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. Reacts with acid and with alkali. That means it must be an amphoteric oxide. और amphoteric oxide मैंने आपको 3 different types के पढ़ाए हैं. The first one is aluminum oxide, the second one is lead oxide, and the third one is zinc oxide. तो let's check कि इन तीनों में से कोई एक है. तो obviously इसमें से zinc oxide है जो कि हमारा amphoteric oxide होगा. तो हम यहाँ लिखेंगे zinc oxide. Okay. Then is used in a flue gas desulfurization. Flue gas desulfurization क्या होता है? Removal of sulfur dioxide होता है. और सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं. कैन बी यूज्ड. ओके. सो दोनों में से कोई एक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम ऑक्साइड इज गिवन, सो आई विल राइट कैल्शियम ऑक्साइड. ओके. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है. यू नीड एल्कलाइन. तो ये अल्कलाइन होता है, ये भी अल्कलाइन होता है, तो इन दोनों में से कोई एक यूज कर लेते हैं. कंटेन अ कैटायन विद अ चार्ज ऑफ +1. तो चार्ज +1 किस पर है? इस पे नहीं है +1 चार्ज, इस पे भी नहीं है, इस पे है +1 चार्ज, इस पे भी नहीं है. तो सोडियम ऑक्साइड वुड बी द राइट आंसर. Sodium oxide. That's the end of question number 1. I hope it makes sense to you. Question number 2. Atoms and ions contain proton, neutron and electrons. Complete the table 2.1. न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो 0 होता है, relative mass 1. प्रोटॉन का मास 1 होता है, चार्ज +1 है. इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज होता है -1 और इसका मास है 1/1840. 1 divided by 1/1840. तो ये हो जाएगा 5.43 into 10 to the power -4. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5.43 into 10 to the power -4. और बल्कि इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज से कर देते हैं. आप इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है. और ये आया कैसे है? मैंने क्लास में बताया, ये होता है 1/1840. That will give you this value. Okay. Oh, -4 is sorry. This is -4. Okay. इसके बाद है आपके पास टेबल 2.2 shows some information about 6 particles. Deduce the nucleon number for particle 6. भाई nucleon number is basically the mass number. और mass number कैसे कैलकुलेट करते हैं? Number of protons. कैसे कैलकुलेट करेंगे? Number of protons plus number of neutrons. ठीक है. So particle A में protons 37 है, neutrons 48 हैं. इन दोनों को ऐड करेंगे अगर इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा आप, तो ऑब्वियसली आपके पास 37 + 48 इज गोइंग टू बी 85 आ जाएगा. तो अब यहाँ पर लिखेंगे 85.
ओके, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऑलराइट, एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल बी इज नेगेटिव आइन। नेगेटिव आइन कब होता है? नेगेटिव आइन इज ऑलवेज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है। अब वो कह रहे हैं व्हाई पार्टिकल बी, वाई पार्टिकल बी इज नेगेटिव। तो पार्टिकल बी में प्रोटॉन्स कितने हैं? 53, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 54। इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि दिस पार्टिकल कैरीज नेगेटिव चार्ज, माइनस एम चार्ज। हम ये लिखेंगे, वेट वेट वेट, हम लिखेंगे पार्टिकल बी contain 54 electrons and 53 protons, which means this particle has more electrons than protons. More electrons than protons, which is why it carries positive charge. Identify two atoms that are isotopes of the same element. तो सबसे पहली बात, आइसोटोप्स किसे कहते हैं? आइसोटोप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट number of neutrons. So same number of protons and electrons, ये है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है ना? ये भी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो सी एंड ई, ऑलराइट, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सी एंड ई, और आप इसमें एग्जैक्टली यही बताएंगे, इन बोथ एटम्स they have same number of protons and electrons but different number of neutrons. Okay, that's the end of question number 2. Let's move on to the next question. That is question number 3. Salts can be prepared by the reaction of acid and bases or alkali and also by precipitation reaction. Okay. पहली तो बात ये है कि जब एसिड और बेसिस का रिएक्शन होता है तो इसको हम एक्चुअली एसिड बेस्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, और न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, और ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उस वक्त होता है व्हेन टू सॉल्युबल सॉल्ट्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन टू soluble salts combined together. Okay, वो कह रहे हैं आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कीन। आप जानते हैं, हमने पढ़ा है, आपको पढ़ाया, आपने भी पढ़ा हुआ है कि all acids are represented by H positive ion and all alkalis are represented by hydroxide ions. So अगर मुझे आयनिक इक्वेशन लिखनी है तो मैं हाइड्रोजन आयन,
हाइड्रोक्साइड आयंस को आपस रिएक्शन करवाऊंगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Okay, sodium sulfate is a soluble salt prepared by titration method using an acid and an alkali. Identify the acid and the alkali used to prepare sodium sulfate. मैंने क्लास में बताया आपको किसका इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं एग्जैक्टली फिर दोबारा से समझा देता हूँ वो ट्रिक आपको। मैंने कहा था अगर कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट मिलता है तो ऑब्वियसली वो टाइट्रेशन से फॉर्म होगा, एसिड एल्कली के रिएक्शन से फॉर्म होगा। ये जो है ये आपको एल्कली से मिलेगा एंड एल्कली शुड बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको एसिड से मिलेगा एंड एसिड नीड्स टू बी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, आप जानते हैं कि सल्फेट आयंस कम फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम आयंस कम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड आपके पास कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और एल्कली आपके पास कौन सा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज aqueous sodium sulfate is used to prepare barium sulfate in the precipitation reaction, और ये उसकी आयनिक इक्वेशन है। ओके, हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे लिए इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन आ रही है तो इक्वेशन बैलेंसिंग मस्ट है। तो दो सॉल्युबल सॉल्ट होने चाहिए, तो बेरियम के लिए मैंने बेरियम नाइट्रेट लिया बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी चार्ट। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट होंगे और सोडियम नाइट्रेट बनवाएंगे। अब जानते हैं कि ये सोडियम आयंस और ये नाइट्रेट आयंस आपस में कैंसिल होंगे क्योंकि स्पेक्टेटर आयंस हैं। सो व्हाटएवर लेफ्ट, ये बेरियम आयंस रह जाएंगे, आपके सल्फेट आयंस रह जाएंगे और ये बेरियम सल्फेट रह जाएगा। ये एग्जामिनर ने इक्वेशन यहाँ लिखी है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, बट ये इक्वेशन जरूर because of this calculation. Q barium nitrate is added to an excess of sodium sulfate. तो इसका मतलब ये excess amount के अंदर है, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। असल स्टोरी यहाँ पर है। बेरियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन वॉल्यूम है, इसका मतलब मैं बेरियम नाइट्रेट के मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। State the color of the precipitate formed in this reaction. White precipitates, barium sulfate white precipitates होते हैं। Okay, now the next is calculate the maximum mass of barium sulfate that could be made. Okay, the first point or first step is moles of barium nitrate. Okay, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ जैसे मैंने क्लास में करवाया है। So हम कह रहे हैं 1000 centimeter cube contain 0.550 moles of barium nitrate, and how much volume we have, 20.0 cm cube. So ये हो जाएगा moles of barium nitrate is going to be 0.550 into 20 divided by 1000 is going to be 0.011 moles. Okay, according to the equation barium nitrate और barium sulfate में रेशो 1:1 का है। अब समझ में आया कि हमने इक्वेशन क्यों बनाई थी, क्योंकि मुझे मोलर रेशियो चेक करना था। तो अगर आपने 0.011 मोल्स यहाँ कैलकुलेट किए हैं तो मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आपके पास कितना आ जाएगा, तो 0.011 मोल्स। ठीक है, अच्छा अब मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर एम आर। सो मुझे मोल्स मालूम है, ये रहे, मुझे एम आर गिवन है वो ये रहा, तो मैं मास कैलकुलेट कर लूंगा। तो मैं मास कैलकुलेट कर लेता हूँ बेरियम सल्फेट के लिए, एंड फॉर दैट मैं मोल्स 0.011 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 233 से। तो मल्टीप्लाई बाय 233 इज गोइंग टू बी
2.563 ग्राम, 2.563 ग्राम। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2.563 ग्राम। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं a mass of 1.92 gram of dry barium sulfate is obtained, calculate the percentage yield of barium sulfate। या percentage yield calculate करने का फॉर्मूला क्या है? प्रैक्टिकल yield, जिसको आप एक्चुअल yield भी कहते हो, प्रैक्टिकल yield over theoretical yield into 100। ओके, प्रैक्टिकल yield एग्जामिनर ने दी हुई है 1.92 ग्राम। थ्योरेटिकल yield ऑफ बेरियम सल्फेट हमने यहाँ कैलकुलेट की है which is 2.563 ग्राम। इसको रखिए 2.563 ग्राम into 100। सो हमारे पास आ जाएगा 1.92 with this into 100, so it's going to be 74.9%। मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वैल्यू को राउंड ऑफ नहीं किया, इसलिए मैं इसको भी राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 74.9%। मैंने यहाँ पर भी वैल्यू राउंड ऑफ नहीं की ना, मैं इसको कर सकता था, मैं इसको 2.6 ले सकता था, राइट, लेकिन मैंने राउंड ऑफ यहाँ नहीं की, इसलिए मैं यहाँ पर भी राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, calcium chloride is an ionic compound, reduce the electronic configuration of each of the ions in calcium chloride। सबसे पहली बात, कैल्शियम क्लोराइड में सबसे पहले है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अगर 20 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2882, लेकिन इस कंपाउंड में कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, इसका मतलब कैल्शियम 2+ चार्ज कैरी कर रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से चले जाएंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 288। सिमिलरली हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये हो जाएगा 277, और क्योंकि यहाँ -1 चार्ज है, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 278। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 278। याद रखिएगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, व्हिच इज व्हाई इट विल टर्न टू 8। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, व्हिच इज व्हाई इट विल टर्न टू 8। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज when molten calcium chloride is electrolyzed with inert electrodes, calcium and chlorine are formed। इससे पहले कि आगे जाएं, एक बात याद रखिएगा कि मोल्टन का मतलब होता है विदाउट वाटर, नो वाटर। इसका मतलब आपके पास कैल्शियम क्लोराइड में सिर्फ कैल्शियम आइंस हैं और क्लोराइड आइंस। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट कंटेन ओनली 2 आइंस। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट ionic half equations for the 2 electrode reactions। नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? कैथोड। और आप जानते हैं कि कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम एटम में। जाहिर सी बात है 2+ चार्ज है, तो 2+ चार्ज खत्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और वो आपसे आयनिक इक्वेशन पूछ रहे हैं। दैट शोज कि जनाब आप एग्जैक्टली इसी तरह से लिख के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे, इसलिए स्टेट सिंबल्स भी नहीं लिखेंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ एनोड, और आप जानते हैं एनोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप करना चाहते हैं तो ये है क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन लूज तो कन्वर्ट होगा क्लोरीन एटम में, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है क्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, तो यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं एनोड पे, वो सारे के सारे कैथोड पे गेन होते हैं। स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे, इसलिए मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated chloride with inert
हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है और एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कैल्शियम लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन आयन लेंगे, यहाँ से क्लोराइड और यहाँ से हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्लोरीन गैस बनाएगा ये एट एनोड, ठीक है। वेयर एज हाइड्रोजन आयन जो है वो लाइन ऑफ डिस्चार्ज से करीब होता है अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर, सो जाहिर सी बात है ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा एट कैथोड। सही है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हाँ नहीं पर डिफरेंस calcium and hydrogen ion is more than 2, right? Yeah, hydrogen gas at anode. Okay. तो वो कह रहे हैं से कैल्शियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियसली ये आयनिक कंपाउंड है एंड ऑल आयनिक, इसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी एंड ऑब्वियसली इसका जॉइंट स्ट्रक्चर भी होगा, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। और एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के आइडियाज को देखते हुए बताओ कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। हम यहाँ लिख देते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड has ionic bonding and a giant crystal lattice. Crystal lattice structure exhibits strong electrostatic attraction to overcome this attraction. We need more amount of energy. So they have high melting point. Okay. Let's move on to the question number 5. Shows the alcohols ethanol and butane 1-ol. ये आपका ethanol है, ये आपका butane 1-mol है. Describe the manufacture of ethanol from ethene. So हम बताएंगे कि addition reaction occur between ethene and steam at 300 degrees Celsius temperature in the presence of phosphoric acid, which acts as a catalyst. Phosphoric acid, which acts as a catalyst. Ethanol is used as a fuel state
वन अदर यूज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल को बहुत सारे यूज हैं, एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। इट इज used as a solvent. Um, construct a symbol equation to show the incomplete combustion of ethanol. Symbol equation. So ethanol CH3 CH2OH, आप ऑक्सीजन से कंबशन करवाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, क्योंकि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। सही है। नाउ वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स हियर? 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो हम यहाँ पर 6 करने के लिए 3 लिख देते हैं। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? 2 + 3 5, तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, तो जाहिर सी बात है 5 कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ओके, next is ethanol is oxidized to form ethanoic acid. By the way, let's move back to this. Incomplete combustion जब होती है, आपको पता है, मैंने पढ़ा है, कार्बन सूट भी बनता है, तो आप कार्बन सूट की टर्म में भी लिख सकते हैं। बट कार्बन मोनोऑक्साइड काफी फेमस होता है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। Let's move on to the next part, that is C. Ethanol is oxidized to form ethanoic acid. State the name of the reagent that is used for this oxidation. इथेनॉल से इथेनोइक एसिड जा रहे हैं और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका KMnO4 हो सकता है, ओ नाम मांग रहे हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला नहीं लिख सकते, तो मैं लिखूंगा पोटेशियम मैग्नेट 7। ओके, एक्वस potassium magnate 7. Draw the displayed formula of a different alcohol that is an isomer of butane 1-ol. आपको याद है ब्यूटेन 1-ol के मैंने आइसोमर्स बनाए थे, तो एक ब्यूटेन 2-ol बनाया था। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कौन कौन से मैंने बनाए थे। एक ब्यूटेन 2-ol था, आप नोट्स में चेक कीजिएगा, हमने ये बनाए हुए हैं सारे के सारे। ये आपका ब्यूटेन 2-ol हो गया, ठीक है। एक हमने बनाया हुआ था, अगर आपको याद हो, CH3 CH3 and then CH2OH, और एक हमने ये भी बनाया हुआ था। ये सब बना के दिए मैं आपको। CH3 that is CH3 and that is OH। इसको कहते हैं ब्यूटेन 1-ol, इसको कहते हैं 2 ब्यूटेन 2-ol, इसको कहते हैं 2 प्रोपेन 1-ol, और उसको कहते हैं 2 से एक दे दिया एग्जामिनर ने, इन तीनों में से कोई एक बना के दे दीजिए। तो मैं प्रोपेन ब्यूटेन 2-ol बना के दे देता हूँ, वो बहुत इजी है। आप इन तीन में से कोई भी एक बना के दे दीजिए, मैं ब्यूटेन 2-ol बना रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए सिंपल है बहुत ये बनाना। ये हो जाएगा CH2, और डिस्प्लेट का मतलब यू नीड टू शो ऑल द बॉन्ड्स एंड ऑल द एटम्स, तो ये हो जाएगा OH H CH3। ओके, एक और बात, और वो ये कि जब डिस्प्लेट फॉर्मूला होता है, इसका मतलब शो ऑल द बॉन्ड्स एंड ऑल द एटम्स, ठीक है, जस्ट लाइक एग्जामिनर ने यहाँ मेंशन किया हुआ है ना, ये डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है।
ये भी डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है, इसी तरह का स्ट्रक्चर बना के देना है, ठीक है। नेक्स्ट, butane 1-ol is heated with concentrated sulfuric acid which acts as a catalyst. But1ene and one other compound are formed. So मैंने आपको ये समझाई ये बात कि जब अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑलवेज एल्कीन इज फॉर्म, और जब एल्कीन बनता है तो उसके साथ वाटर भी बनता है, राइट? ठीक है, तो ये जो वन अदर कंपाउंड है ये बेसिकली वाटर होगा, ओके। वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूट-1ene, तो आप लिखेंगे, ये भी लिखवाया हुआ है, ब्यूट-1ene भी बताया हुआ है। 4 कार्बन एटम्स लो, 1ene कह रहा है, इसका मतलब फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, बाकी सारे कार्बन एटम्स को हाइड्रोजन की वैलेंसी से सेटिस्फाई करो। यही ट्रिक थी अप्लाई करने की, ओके। ये बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चर, डिस्प्लेड स्ट्रक्चर हो गया। आप चाहें तो आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी करेक्ट कंसीडर कर लेगा। डिस्क्राइब डिड्यूस अदर कंपाउंड फॉर्म इन दिस रिएक्शन, तो आप बताइए। वाटर सही है। F part 1, butene is polymerized to give polybutene. State the type of polymerization occur. All alkenes undergoes addition polymerization. Okay. Draw the structure of polybutene showing at least one repeating unit. The polybutene, polybutene ये होगा जनाब CH3H डबल बॉन्ड, एंड सरप्राइजिंगली मैंने ये भी कराया हुआ है आपको क्लास में, है ना। हमने काफी डिटेल से की थी ऑर्गेनिक, और हमने बहुत सारी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की थी। अब हमने आपसे ये कहा था कि ये जो बॉन्ड होगा ये एक्चुअली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो दूसरा वाला मोनोमर है उसका बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एंड दैट इज योर पॉलीब्यूटेन का वन रिपीटिंग यूनिट, एंड दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. A mixture of ethanic acid, ethene, and oxygen is passed over a catalyst at 200 degrees Celsius to manufacture ethyl ethanoate, which is basically your ester. Ester functional group B है इसमें, और alkene functional group B है इसमें, ठीक है। The reaction is exothermic. ये बहुत ही important statement है। अगर exothermic है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी must be released. उसके बाद है आपके पास draw a reaction pathway diagram for this reaction on figure 6.1. On your diagram labeled the axis, तो y axis के ऊपर हमेशा क्या आता है बेटा, एनर्जी आती है, ओके। ओके, the reactants and products. तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई जाती है तो उसमें एक्चुअली रिएक्टेंट्स ये आ गया आपके पास, और अब प्रोडक्ट्स है, और आप जानते हैं कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से हमेशा कम होती है। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, सही है। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट शो कर दिया। एंथैल्पी चेंज कह रहे हैं, तो एंथैल्पी चेंज बता देते हैं। एंथैल्पी चेंज हमेशा एरो डाउनवर्ड होगा, और डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगी, ओके। और आप ये भी जानते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी, वन मोर थिंग, मैंने एक्स एक्सिस को लेबल करना है, तो मैं एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर सकता हूँ, प्रोग्रेस ऑफ reaction. Explain why the enthalpy change of the reaction is exothermic. Use ideas about bond breaking and bond making.
तो हम लिखेंगे एनर्जी is absorbed in bond breaking and energy is released in bond making. Since the reaction is exothermic, since the reaction is exothermic, so more energy is released than absorbed. Okay. So more energy is released than absorbed. Okay. That's the end of question number 6. Let's move on to the question number 7. Question number 7 is really technical. Usually ये reaction मैं students को A levels में जाके करवाता हूँ. इसको कहते हैं पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयंस. जब ये आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं एक्वस मीडियम तो ये सल्फेट आयंस और आयोडीन बनाते हैं. क्योंकि आयोडीन का एक्वस मीडियम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ब्राउन सॉल्यूशन आपको मिलेगा. तो ये सॉल्यूशन तो कलरलेस होते हैं दोनों, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो आपको ब्राउन सॉल्यूशन मिलेगा आयोडीन की वजह से. ठीक है. वो कह रहे हैं आयोडाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, स्टेट हाउ द इक्वेशन शोज दिस. तो आप बताएंगे कि आयोडीन जो है वो -1 है, यहाँ पर आयोडीन जो है वो 0 है. द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीनिंग ऑक्सीडेशन आप ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए हो रही है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ठीक है. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इंक्रीज in oxidation state from -1 to 0 shows that loss of electron takes place. Hence, reaction shows iodide ions are oxidized. ये पार्ट यूजुअली हम ए लेवल्स में करवाते हैं. उसने ओ लेवल में इंट्रोड्यूस किया है और ये फर्स्ट टाइम फ्रॉम द पास्ट 25 इयर्स इंट्रोड्यूस हुआ है ओ लेवल्स के अंदर. मेक श्योर कि आप बहुत समझदारी से मेरी बात सुने और अप्लाई करने का तरीका सीखें इसी पे क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. यू गाइज नीड टू बी रियली फोकस ऑन दिस पार्ट बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है फॉर्मेट फ्रॉम द पास्ट 25 इयर्स बिकॉज यूजुअली दिस फॉर्मेट discussed in A level chemistry, specifically in A2 chemistry. All right. बहुत समझदारी से सुनिएगा बात. Table 7.1 shows how the relative rate of this reaction changes when different concentration of peroxydisulfate ions and iodide ions are used. अगर मुझे peroxydisulfate ion में rate of reaction को determine करना है कि वो कैसे change हो रहा है, तो मैं आयोडाइड आयंस को कांस्टेंट लूंगा. आयोडाइड आयंस में 1, 2, 3 एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पर ऑक्सोडाइसल्फेट आयन में ट्रेंड चेक करना है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो मैं एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3 इन तीनों में से कोई 2 ले लूंगा. और मेरे लिए सबसे आसान है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2. आप नोट करें, यहां से यहां जा रहे हैं आप तो कंसंट्रेशन डबल हो रही है. सिमिलरली जब यहां से यहां आ रहे हैं
तो ऑलमोस्ट इनिशियल रेट भी डबल हो रहा है। तो जब कंसंट्रेशन डबल हो, इनिशियल रेट भी डबल हो, इसका मतलब कंसंट्रेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रहा है। और ये बात समझ में? ठीक है, तो डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ peroxide disulfide डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑलराइट, ये बात दोबारा से सुन लीजिए। अगर मुझे पर ऑक्साइड डाइसल्फेटाइन फाइंड आउट करना हो तो मैं कंसिडर करूंगा आयोडाइड आयन को कांस्टेंट। इसका एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि पर ऑक्साइड डाइसल्फेटाइन को सॉल्व करने के लिए आइदर वी कैन यूज एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3, यानी इन तीनों में से किसी दो को कंपेयर करूंगा। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, एज यू कैन सी, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2। इसमें आप नोट करें कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट टाइम्स 2 हो रही है। अब इसमें इनिशियल रेट भी नोट करें, ये भी ऑलमोस्ट टाइम्स 2 हो रहा है। तो अगर मैं 1.7 को मल्टीप्लाई 2 करूं तो 3.4 होता है अप्रोक्सीमेटली, विच इज 3.3। तो रफली डबल ही हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा एग्जामिनर को? मैं एग्जामिनर को लिखूंगा एज द कंसंट्रेशन ऑफ peroxo sulfate ions is double rate of reaction also doubles। ठीक है, ऑलराइट। अगर मुझे आयोडाइड आयंस में रेट ऑफ रिएक्शन का ट्रेंड डिटरमिन करना है तो मैं पर ऑक्साइड आयन को कांस्टेंट लूंगा। मैं यहाँ पर कांस्टेंट ले रहा हूँ 4 और 5। इसका मतलब मुझे ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए एक्सपेरिमेंट 4 और 5 लेना है। आप नोट करें, इसमें एक्सपेरिमेंट 4 और 5 ट्वाइस हो रहे हैं, 2 टाइम्स हो रहे हैं। आप नोट करें इनिशियल रेट भी ट्वाइस हो रहा है। 3.4 को मल्टीप्लाई करें 2 से, सो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज गोइंग टू बी 6.8, तो रफली 6.9 ही हो रहा है। तो इसका मतलब जब आप कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो इनिशियल रेट भी डबल होगा या रिलेटिव रेट भी डबल होगा। तो आप यहां पर भी लिखें as the concentration of iodide ions doubles rate of reaction also doubles। okay, next, iron 3 ions catalyzes this reaction। explain how catalyst increases the rate of reaction। catalyst activation energy कम करता है जिसके नतीजे में alternate path प्रोवाइड करता है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं catalyst provides the alternative pathway कैसे पाथवे लोअर हो जाते हैं? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। सो बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, by lowering the activation energy, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो फिर क्या होता है? सो नंबर of successful collision increases, बल्कि so number of successful collision increases। okay, thus rate of reaction increases। question number 8, copper reacts with concentrated nitric acid to form copper 2 nitrate। I've done this equation in metals का chapter,
You can even check in my notes. State the meaning of this. तो जाहिर सी बात है ये तो aqueous होता है. Aqueous का मतलब water. Aqueous means solution containing water. Okay. An excess of copper is added to 25 cm cube of 16 mole per dm cube nitric acid. Use this information together with the equation. Calculate the volume of NO2 formed. NO2 का volume. The gas volume is measured at room temperature and pressure. Show your working and state the units. Okay. तो मुझे concentration और volume given है. मैं सबसे पहले इसके moles calculate कर लेता हूँ. So ये हो जाएगा 1000 cm cube of nitric acid contain how much moles? 16.0 moles. तो अगर आपके पास 25.0 cm cube है नाइट्रिक एसिड का, तो बताइए मोल्स कितने होंगे? तो मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड is going to be 16 into 25 divided by 1000, so it's going to be 0.4 mole. ठीक है. Now according to the equation, nitric acid में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में रेशो है 4:2 का. Am I right? 4:2 का. yes. तो ये हो जाएगा 4:2 का. तो अगर आपने यहाँ पर 0.4 मोल्स लिए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ NO2 कितने हो जाएंगे? तो मोल्स ऑफ NO2 कितने हो जाएंगे? Multiplied by 2 divided by 4 is going to be 0.2 moles. Now मुझे moles पता चल गया है. मुझे at RTP volume at RTP कितना होता है? 24 cm क्यूब भी ले सकते हैं. तो आपकी मर्जी, आप DM क्यूब में कैलकुलेट करेंगे cm क्यूब में. It makes no difference. तो फॉर्मूला लिख देता हूँ. वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम एट RTP. सही है. सो वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस मुझे कैलकुलेट करना है, एंड फॉर दैट मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मोलर वॉल्यूम से. तो मोल्स मेरे पास है 0.2, मोलर वॉल्यूम है मेरे पास 24,000 cm क्यूब. तो मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 24,000 cm क्यूब, तो मेरे पास आ जाएगा 4800 cm क्यूब. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4800 cm क्यूब. यूनिट कह रहे थे वो आपसे, है ना? उन्होंने कहा था कि यूनिट मेंशन करो, तो यूनिट लिखना जरूरी है. ठीक है. When heated, copper to nitrate decomposes to form this, this and this. यानी उसने आपको रिएक्टेंट बता दिया, उसने आपको प्रोडक्ट बता दिया. वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. तो कॉपर नाइट्रेट जैसे जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज है, एग्जैक्टली इसी तरह से कॉपर नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है. तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में. अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो यहाँ 2 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी. ओके. उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे टू अ स्मॉल सैंपल ऑफ कॉपर नाइट्रेट एक्वस, यानी वाटर के साथ है. द स्टूडेंट ऐड एक्वस अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप. अच्छा जी, सबसे पहला काम कि आपने अमोनिया को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस कॉपर नाइट्रेट के सैंपल में ऐड किया. तो जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये होगी कि precipitates are formed on drop by drop addition of aqueous ammonia gives dark blue precipitate. ओके. फिर वो आपसे कह रहे हैं
until it is in excess. तो अब हम कहेंगे in excess aqueous ammonia dark blue precipitates are soluble giving a dark or deep blue solution, giving a dark blue solution or deep blue solution. ठीक है, doesn't make any difference. Next, the student repeats the experiment but adds aqueous sodium hydroxide instead of aqueous ammonia. What is observed? तो भाई aqueous NaOH के अंदर blue precipitate solve होते हैं और ये dissolve नहीं होते in excess aqueous NaOH. हम लिखेंगे blue precipitates are formed. These precipitates remains insoluble in aqueous NaOH. Okay, that's the end of question number 8. Let's move on to the next question. Question number 9. Oh, question number 9 is basically iodine reacts with chlorine to form iodine 1 chloride. So when देखो F2 बनता है, Cl2 बनता है, I2 बनता है, Br2 बनता है, those are covalent molecules. और जब भी वो मॉलिक्यूल बनते हैं हैलोजेंस के, ऑब्वियसली सेम एलिमेंट्स होते हैं. आप नोट करो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स है ना. तो जब डिफरेंट हैलोजेंस आपस में कंबाइंड होकर कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, जैसे ICl बनाए हैं, तो पहली बात ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा. ऑलराइट, दूसरी बात जस्ट लाइक अदर हैलोजेंस इसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा. ठीक है. और तीसरी बात याद रखना, जब डिफरेंट हैलोजन से मिलकर कोई भी मॉलिक्यूल बनता है उसको कहते हैं इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल. जब डिफरेंट हैलोजन से मिलकर बनते हैं तो इंटर हैलोजन मॉलिक्यूल कहते हैं. सही है. वो कह रहे हैं आयोडीन 1 क्लोराइड रिएक्ट्स इन अ सिमिलर वे टू ब्रोमीन. Iodine 1 chloride reacts with ethene in addition reaction. Draw the displayed formula of the product of this reaction. That's interesting. जब हम इथीन को ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये है ना आपके पास, आप इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होता है, एक ब्रोमीन यहाँ बनता है और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाता है, राइट. और बाकी ये सारी वैलेंसीज ऐसी रहती हैं. अब क्या होगा, एक जगह पर आयोडीन ऐड होगा, एक जगह पे क्लोरीन ऐड होगा, क्योंकि रिएक्शन हमने ICl के साथ करना है. तो हम डायरेक्ट डिस्प्लेड फॉर्मूला पूछ रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ all the atoms, all the bonds, all the atoms and all the bonds needs to be shown. ठीक है. ऑल राइट, ये हो जाएगा आपके पास C. तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर मांग रहे हैं, तो एक क्लोरीन और एक आयोडीन. अब हो सकता है कुछ बच्चों ने क्लोरीन यहाँ लगाया हो, आयोडीन यहाँ लगाया हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए. ये आ गया. या तो स्ट्रक्चर ये बना के दो या फिर स्ट्रक्चर इस तरह से बना के दो. क्लोरीन, दिस इज आयोडीन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, दोनों में से कोई सा भी एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके,
फिर वो कह रहे हैं iodine 1 chloride reacts in a similar way to chlorine. Okay, iodine 1 chloride reacts with ethane in a photochemical reaction in the presence of ultraviolet light. State the type of reaction that takes place. Beta alkanes always undergoes free radical substitution substitution reaction. Okay. तो हम यहाँ लिख देते हैं substitution reaction. Okay. उसके बाद वो कह रहे हैं suggest a symbol equation for the reaction between iodine 1 chloride and ethane. इथेन है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ICl, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 I प्लस HCl. ओके, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 प्लस ICl एरो CH3 CH2Cl प्लस HI. दोनों में से जो भी इक्वेशन लिखेंगे एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों पॉसिबल हैं. ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आयोडीन अटैच हो जाए तो प्रोडक्ट ये बनेगी, हो सकता है यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जाए तो प्रोडक्ट ये बनेगी, which is why both of them are possible. दोनों में से जो भी चाहे लिखते हैं, you will get full marks. The dot and cross diagram for the molecule of iodine 1 chloride is similar to that of molecule of chlorine. Draw the dot and cross diagram for the molecule of iodine trichloride. Show outer electrons. भाई पहली बात तो ये याद रखो कि iodine and chlorine are found in group 7 of the periodic table, so they contain 7 electron in their valence shell. सही. सो भाई होगा ये कि ये आपका हो गया क्लोरीन और ये हो गया आपका आयोडीन. दिस इज योर क्लोरीन, दिस इज योर आयोडीन. क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. ये हो जाएंगे 3 5 एंड दिस वन इज 7. ओके, आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7. सही है. Next, iodine 1 chloride reacts with chlorine to form iodine 3 chloride. The reaction is investigated at 200 degrees Celsius in a closed system. तो हाई टेम्परेचर है, क्लोज सिस्टम है, तो इस मतलब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा. ठीक है, और रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगा. रिएक्शन इज रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल होगा तभी डायनामिक इक्विलिब्रियम भी आएगा. और अच्छा वो क्या भी रहे हैं, चलें. द रिवर्सिबल रिएक्शन रीचेज इन इक्विलिब्रियम. वो कह रहे हैं डिस्क्राइब 2 features of the reversible reaction at equilibrium in a closed system. In your answer, refer to the rate of reaction and to the concentration of reactant and products. Guys, आप जानते हैं कि जब भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, rate of forward is equals to rate of backward, and the concentration of reactants and products has to be constant. Okay, so हम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं पहले rate of reaction को follow कर लेते हैं. So in equilibrium, rate of forward reaction is equal to the rate
of backward reaction. ओके उसके बाद वो कह रहे हैं जनाब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो आप बताएंगे इन इक्विलिब्रियम concentration of reactants and products needs to be constant. सेम नहीं कह सकते, कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, needs to be constant और remains unchanged, ये भी कह सकते हो, remains unchanged, ठीक है. The pressure of the equilibrium mixture is raised, तो सबसे अहम बात है कि प्रेशर इक्विलिब्रियम रेज कर रहे हैं. इससे पहले कि हम रेज करें, इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं ताकि हमें प्रेशर का इफेक्ट समझने में आसानी हो. मोस्ट लाइकली प्रेशर का इफेक्ट पूछेंगे वो हमसे, सही है. वो कह रहे हैं द टेम्परेचर इज केप्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर बढ़ा रहे हैं. ओके तो यहां पर अप्लाई होगा बॉयल्स लॉ, यानी टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं और बॉयल्स लॉ स्टेट्स कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. इसका मतलब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा, राइट. आगे चलते हैं. ICl is dark brown gas, ICl3 is a yellow gas. Predict and explain what will happen to the color of the equilibrium mixture. सबसे पहला काम, ये भी गैस, इसके टोटल मोल्स हो जाएंगे 2 और ये गैसेस के टोटल मोल्स हो जाएंगे 1. तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं देन अकॉर्डिंग टू ली शर्टर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स इन दैट डायरेक्शन वेयर वी हैव लेस नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज लेस वॉल्यूम, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है. तो जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो ICl3 ज्यादा बनेगा, जब ICl3 ज्यादा बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका येलो कलर डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है. तो प्रेडिक्शन क्या है, प्रेडिक्शन ये है कि येलो गैस will observe dominantly क्यों, तो एक्सप्लेनेशन देनी है. तो एक्सप्लेनेशन में बताएंगे कि मोर gaseous molecules on reactant site फिर है fewer gaseous molecules on product site, right, increasing pressure causes the stress in equilibrium to minimize this stress. Equilibrium favors towards right hand side. That's the end of this question. Question number 10. It's a very lengthy paper, guys. Air contain a mixture of gases including noble gases, neon, argon, krypton, and xenon. These noble gases are monatomic. What is mean by the term monatomic? Consist of only one atom. Consist only of one atom. Next,
State why noble gases are unreactive. क्योंकि वो स्टेबल क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि वो ऑक्टेट फॉलो करते हैं, उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, बिकॉज दे फॉलो octet rule. Also, they have stable electronic configuration. इसका मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना वो गेन करेंगे, ठीक है, which is why they are unreactive. Okay. State why fractional distillation can be used to separate a liquid mixture of neon, argon, krypton and xenon, because they have different boiling points. तब बताइए fractional distillation is used to separate these gases because they have different boiling points. ठीक है. State which noble gas, neon, argon, krypton and xenon have the fastest rate of diffusion at 20 degrees Celsius. जिसका मास सबसे कम होगा, that is neon. ठीक है, neon. तो आप बताइए fastest rate of diffusion always achieve through lower masses of gas. Okay. Part E. Air also contain oxides of nitrogen are the pollutants. State one adverse effect on the oxides of nitrogen in the air. बेटा नाइट्रोजन के बहुत सारे वो हैं फैक्टर्स. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको पता है NO2 होता है और NO2 और NO होता है. तो अगर ये हैं तो इसके दो इफेक्ट्स हो सकते हैं. पहला हो सकता है कि फोटोकेमिकल स्मोक बना ले ये, और causes acid rain. एसिड रेन ज्यादा है बिकॉज causes rain. ठीक है. फिर explain how oxides of nitrogen such as NO are formed within a car engine. Okay. वर्ड इक्वेशन क्या है? सिंबल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन. तो मेरे लिए सिंबल इक्वेशन ज्यादा इजी है. ये है नाइट्रोजन, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में. यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन react together at high temperature within a car engine. Within a car engine. एक और क्वेश्चन जो बच्चे यहाँ पर जहन में आ सकता है, why we need high temperature? Because nitrogen contain triple bond which has high bond energy value, which is why we need high temperature to break such bond. Okay, that's the end of this question.
Oh my goodness. Question number 11. Let's start. Show some information about the homologous series of unbranched carboxylic acid. Okay. तो तमाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिए हैं, उन सबके बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं और आप नोट करें as the number of carbon atom increases, boiling point also increases. Deduce the general formula of the homologous series of unbranched carboxylic acid. That's easy, guys. That is CnH2n plus 1 dot COH. Okay. Two other characteristics of a homologous series. सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी because they have same functional group. So they have same chemical properties. Okay. और केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे as they have, लिख देता हूं मैं, as they have same functional group. और दूसरा बेटा आपके पास होगा they have same general formula. और जनरल फॉर्मूला क्यों सेम है? Because each member differs by CH2 ग्रुप और इस CH2 ग्रुप को हमने क्लास में क्या कहा था? मिथाइलिन ग्रुप. ओके. फिर वो कह रहे हैं an aqueous solution of propanonic acid is a weak acid. Define the term acid. Acid को define करने के दो तरीके हैं. पहला substances donates hydrogen ion in aqueous medium. ये डेफिनेशन मैंने ओल्ड सिलेबस के पैटर्न से लिखी है. अब जो नया पैटर्न है उसमें उसने प्रोटॉन का वर्ड यूज किया है. एसिड को क्या बोला है उसने? प्रोटॉन. और प्रोटॉन हम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन को. तो अब एग्जामिनर हाइड्रोजन आयन नहीं बोलता, वो एग्जामिनर प्रोटॉन बोलता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोटॉन डोनर्स आर कॉल्ड एसिड्स. ठीक है. इस डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है. देखो प्रोटॉन डोनर का मतलब हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, बात तो एक ही है ना. तो ये अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन है, न्यू सिलेबस कवरेज है, इसलिए हमने इस पैटर्न पे लिख के दिया आपको. नेक्स्ट, ब्यूटानोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू मेक एन एस्टर. ओके. ब्यूटानोइक एसिड है मेरे पास CH3 CH2 CH2 COOH और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? इथेनॉल के साथ. CH3 CH2OH. हमने आपको सिखाया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा क्या जाता है? OH और अल्कोहल से हमेशा क्या जाता है? H. दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर. फिर हमने ये सिखाया था कि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम पहले एसिड का पार्ट लिखेंगे, दैट इज CH3 CH2 CH2 CO और फिर उसके बाद हम अल्कोहल का पार्ट लिखेंगे, दैट इज O CH2 एंड देन CH3. फिर हमने कहा था कि जब हम नाम देंगे तो पहले हम एसिड अल्कोहल का नाम देंगे, तो अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? इथाइल. और फिर उसके बाद हम एसिड का नाम देंगे तो एसिड को हम क्या कहेंगे? ब्यूटानोएट. तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल ब्यूटानोएट. और वो हमसे पूछ रहे हैं स्टेट द नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द एस्टर लिंकेज. तो नाम हो जाएगा इथाइल ब्यूटानोएट और डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है मुझे इसका, क्वाइट चैलेंजिंग. CH3 डिस्प्लेड फॉर्मूला मतलब होता है ऑल द बॉन्ड्स ऑल द एटम्स. CH2 इसके बाद है COO, ऑक्सीजन के बाद है CH2
and then CH3. Okay. फिर वो कह रहे हैं आपसे ethanoic acid is a liquid at room temperature. Describe the changes in the arrangement and movement of the molecules of ethanoic acid when it is heated from room temperature to 120 डिग्री सेल्सियस. तो अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है. तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. तो हम यहाँ लिखते हैं as temperature increases, kinetic energy increases. And obviously जब kinetic energy increase होगी, molecules की जो movement है वो भी increase होगी. Molecule moves faster. जब molecules faster move करेंगे तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. तो molecules are away from each other. जब molecules faster move करेंगे तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बस और तो कुछ भी नहीं है इसमें. From each other, hence molecules move randomly. Okay. Oh, that's the end of this paper.